हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम मिलकर पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। इस वक्त हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हमारा इतिहास व नागरिक जीवन। इसमें हम चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? सेकंड। और ये कौन सा पार्ट है? ये थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट में मुझे लग रहा है हम चैप्टर का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो समझ लेंगे। बस हमारा फिर क्या रह जाएगा? क्वेश्चन आंसर्स रह जाएंगे जो हमें डिस्कस करने होंगे। तो मुश्किल से 4 पार्ट में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। भारत में अंग्रेजी कैसे आए ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब वो कैसे अपना राज्य स्थापित कर रहे थे, उन्होंने हमें अपना कैसे गुलाम बनाना स्टार्ट किया, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या थी, हम ये समझ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सिराजुद्दौला के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मीर जफर के बारे में पढ़ चुके हैं, पर ये बाकी का जो प्लासी का युद्ध है ये भी इन्हीं के बारे में। तो बस पढ़ते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। चलिए प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं। कितना? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच में हुआ था? ये बस कहानी पढ़ेंगे आगे और समझ में आने लगेगा हमको, कुछ मुश्किल थोड़ी है। जब नवाब को सूचना मिली उसने अपनी सेना को क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दी। जब नवाब को ये सूचना मिली कि क्या कहते हैं, जो क्लाइव है उसने गुटबंदी बनाई है किससे? मीर जफर से, और कुछ बाहरी जो शत्रु थे बंगाल के जो कब्जा करना चाहते थे उनसे, राय दुर्लभ, जगसेठ और अमीरचंद, इन सब के साथ क्या बनाई है? सेना बनाई है। क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दी। तब उन्होंने क्या कर दी? जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो हम क्या करते? हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जब हमें लगता है हम मरने ही वाले तो क्या लड़के मरेंगे। कैसे? लड़के, ऐसे भागेंगे नहीं मैदान छोड़कर। तो यही सोचा था सिराजुद्दौला जी ने। कब? 1757 में, जब प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने आ गईं। क्या आ गई? तब तक नवाब को ये नहीं पता था कि जो मीर जफर है वो इनके विरुद्ध है। बस उनको ये पता था कि क्या कहते हैं, अंग्रेज उनके खिलाफ हैं। बाकी उन्हें ये नहीं पता था मीर जफर भी उनके खिलाफ है। ठीक है, ये तो उन्हें तब पता पड़ा जब वो जंग के मैदान में पहुंच चुके थे, और तब उनको विश्वासघात हुआ उनके साथ। ठीक है, जब सेनाएं आमने सामने आ गई, नवाब ने अपने सेनापति मीर जफर को अंग्रेजों पर आक्रमण करने को कहा। जब भाई सेनाएं आमने सामने आ गई, मैंने क्या बताया कि सेनापति आदेश देता था। राजा सेनापति को बोलेगा, सेनापति अपनी सेना से बोलेगा कि हम युद्ध करेंगे, ऐसी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये रहेगा। बस सेनापति मीर जफर क्या दिखा? निष्क्रिय दिखा। वो क्यों निष्क्रिय दिखा? क्योंकि वो बंगाल का क्या बनना चाहता था? राजा। मीर जफर जो था वो बंगाल का क्या बनना चाहता था? वो बंगाल का राजा बनना चाहता था। वो बंगाल पे चाहता था कि उसका कब्जा हो। इसीलिए उसने क्या करा था? अंग्रेजों से कर रही थी गुटबंदी, अंग्रेजों से साथ जा मिला था। तो वो निष्क्रिय हो गया। अब राजा को लगा अब क्या करना चाहिए। जब आपका सेनापति आपके विरुद्ध हो जाए, सेना किसकी सुनेगी? सेनापति की सुनेगी। तो सेना सुन रही थी सेनापति की। इससे सिराजुद्दौला को विश्वासघात का आभास हो गया। उनको लग गया कि भाई मेरे साथ तो सब लोगों ने मिलकर क्या किया? षड्यंत्र किया है। उसने ये षड्यंत्र से बचने लड़ाई का मैदान छोड़ दिया। अब भाई जब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, या तो लड़ो या मरो, वो वाली स्थिति थी। पर उन्हें पता था कि अगर मुझे वापस लड़ना है, मुझे ताकत बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैदान छोड़ना पड़ेगा युद्ध का। तो वो क्या चले गए, युद्ध का मैदान छोड़ के चले गए। क्या किया उन्होंने? युद्ध का मैदान दिया छोड़। उसने षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़ दिया। यह पता चलते ही सेना में भगदड़ मच गई। जब आपने चेस देखा है? चेस का खेल होता है, जितने हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, वजीर होता है, वो सब किसको बचाने की कोशिश करते हैं? राजा को। एक बार चाहे सेना यूं ही खड़ी रहती है। कभी कभी आपने देखा होगा जो पिद्दी कहते हैं जिनको, वो पिद्दी खड़े रहते हैं, घोड़े खड़े रहते हैं, हाथी खड़ा है और ऊंट खड़ा है, पर राजा मर गया चेस में। चेस में अगर राजा को चेकमेट हो गई तो युद्ध क्या हो गया? हार गई। आपका जो आपके विरोध में वो क्या? हार गया। अगर आपका राजा मर गया और आपकी सेना खड़ी है,
सेना का कोई महत्व नहीं रहता अगर आपका राजा हार जाता है, आपका राजा मर जाता है, क्योंकि अगर आपके पास एक सही निर्देशन नहीं होगा, कोई सही आपका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो एक सेना, दो सेनाएं कुछ नहीं कर सकती जब तक आपका एक अच्छा प्रतिनिधित्व ना हो। जैसे मोदी जी, मैं वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा कुछ कहती नहीं हूँ, पर एक अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका कहने का तरीका। एक टीम होती है, मान लीजिए किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, आप तो नहीं करते, आप स्कूल में हैं, आपकी मैम क्या कर रही हैं, आपका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो टीम, आपके स्कूल में कोई गेम हो रहा है मान लीजिए, तो आपकी मैम ने बना दिया ये ए टीम है, आपकी मैम ने क्या बना दिया, ये ए टीम है, ये बी टीम है, ये सी टीम है। ए टीम का कोई लीडर होगा, बी टीम का कोई लीडर होगा, सी टीम का कोई लीडर होगा। अब वो लीडर जैसे टीम को लीड करेगा, टीम वैसे ही तो करेगी। आखिरी फैसला किसका होता है, टीम लीडर का। वैसे ही होता है राजा, जैसे टीम लीडर होता है वैसे ही होता है राजा। तो अगर राजा नहीं रहा, राजा युद्ध छोड़ के भाग गया, या राजा की मृत्यु हो गई, या राजा हार गया, तो वो सेना को हारा हुआ माना जाता था और वो सेना हो जाती थी हार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मीर जफर को धोखा देने के लिए पुरस्कार मिला। क्या मिला, पुरस्कार मिल गया। क्या बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जफर को। मीर जफर ने अंग्रेजों को बहुत से धन व जागीर दी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, पहले पार्ट में बताया था, क्या करते थे अंग्रेज, ऐसे उनके घर के विरोधियों का साथ दे के पहले उनको राजा बनाते थे कुछ दिनों के लिए, और फिर उनसे पैसा लेते थे, धन लेते थे, जागीर लेते थे, स्वतंत्रता लेते थे, करना देने की छूट लेते थे, और फिर उनको भी हटा देते थे, उनको भी हटा देते थे। ऐसे किसी को राजा बनाए नहीं रखते थे, वो तो अपनी सत्ता चाहते थे स्ट्रॉन्ग। मीर जफर महत्वाकांक्षी तो था, पर वह स्वतंत्र पूर्व शासन नहीं कर पाया। वो महत्वाकांक्षी था और वो चाहता था कि वो स्वतंत्रता पूर्व क्या करे, राज करे, पर वो स्वतंत्रता पूर्व राज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों का उसमें क्या था, हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने उसे क्या बना दिया, आय का साधन बना दिया। वो उससे क्या लूटना चाहते थे, उससे बस पैसा लूटना चाहते थे। उससे क्या लेते थे, उससे धन लेते थे, और क्या कहते हैं, उससे बोलते थे भैया हमें जागीर चाहिए, हमें तो ये पसंद आ रहा है। उससे तोहफे लेते थे, तोहफे तो अंग्रेजों की आदत थी, तोहफे के रूप में उनसे चीज़ें लेते थे, और उनको राजाओं को भी प्रसन्न करने के लिए तोहफे के रूप में चीज़ें देते थे। हमारे जो भारतीय राजा और नवाब थे वो किस में फंसे थे, लालच में। किसी भी सत्ता का लालच, पैसे का लालच, धन का लालच, प्रतिनिधित्व का लालच, कोई भी लालच हो, बस किस में फंस गए, लालच में। तथा दलों पर भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट कार्रवाई की, खजाना खाली हो गया, किसानों व दस्तकारों में असंतोष प्राप्त हो गया। अब जब भाई तुम्हारे राज्य में पैसा नहीं है, तुम कर ले नहीं रहे हो, तुम्हारे जो किसान हैं उनके घर खाली होते जा रहे हैं, उनको अगर ये खेत पसंद आ गया उन्होंने ले लिया, उनको ये अनाज पसंद आ गया, भाई पैसे दे नहीं रहे हो उसके और लेते जा रहे हो, तो भाई क्या होगा, असंतोष होगा ना, जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। वह इस कारण से अंग्रेजों से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगा। वो क्या चाहता था, अंग्रेजों से छुटकारा, सांप भी टूटे ना, लाठी टूटे ना और सांप मर जाए, वो वाली स्थिति हो गई थी। इसी बीच अंग्रेजों ने 1760 में मीर जफर को दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीर जफर ने ये सोचा कि वो अंग्रेजों से छूट पाए, ये बात समझ गए अंग्रेज कि वो मीर कासिम क्या चाहता है, अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहता है, तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अब किसको बना दिया दामाद को, किसको, मीर कासिम। अब मीर कासिम को राजा बना दिया, किसको बना दिया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेज सेना का खर्चा चलाने उनको बर्धमान, मिर्जापुर, चटगांव के जिले अंग्रेजों को देने पड़े। मीर जफर बना था नवाब, तब उससे पहले धन ले लिया और उससे जागीरें ले ली। फिर जब मीर जफर की जगह मीर कासिम को राजा बनाया, तब उससे भी कुछ जागीरें ले ली, कुछ जिले ले लिए, उससे भी पैसे ले लिए। तो पहले बंगाल, पहले कुछ जगह ले ली, वो भी लालच, फिर थोड़ी और ले ली। धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, अपने हथियाते जा रहे थे दूसरे का राज्य। मीर कासिम एक योग शासक था, मीर कासिम का था योग शासक। उसे पहले ही पता था कि क्या क्या हो चुका है बंगाल के नवाबों के साथ, उसे अंग्रेजों के जो काम करने का तरीका था उसके बारे में भी पता था। वो थोड़ा एक अच्छा शासक था, वो चाहता था बंगाल एक सुदृढ़ राज्य बन जाए। तो उसने क्या किया, बंगाल की दशा सुधारने लगा।
उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया, अपनी सेना में सुधार किया, जैसे सेना सशक्त बने, बंदूकों को और तोपों को बनाने का कारखाना डाला, स्थापित किया कारखाना। उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने अपनी सेना को सुदृढ़ करने की कोशिश की, उसने मजबूती लाने की कोशिश की कि कभी अगर अंग्रेजों से लड़ना पड़ा, उसकी सेना स्ट्रॉन्ग तो हो, उसके पास बंदूकें तो हो, उसके पास हथियार तो हो, उसके पास पैसे तो हो। अगर ये सब होगा ही नहीं तो वो आगे युद्ध कैसे लड़ पाएंगे, वो युद्ध कैसे जीत पाएंगे। उसको जीतने के लिए बैकबोन तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। अगर आगे युद्ध करने हैं तो बस यही करने की कोशिश की किसने, मीर कासिम ने, क्योंकि वो क्या था, एक योग्य राजा था। उसको पता था अंग्रेजी कैसे करते हैं, अंग्रेज कैसे लोग हैं। उसने समरो नामक एक जर्मन को अपना सेनापति रखा, नियुक्त किया। उसने अंग्रेजी व्यापारी व व्यापारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। जो अंग्रेजी व्यापार कर रहे थे, व्यापार अपने अयोग्य तरीके से कर रहे थे, कर नहीं दे रहे थे, जो मन चाह कर रहे थे। अगर 1 रुपया देना 1 रुपया दिया, कोई सामान खरीदा तो उसका उचित मूल्य नहीं दिया। उचित मूल्य नहीं देंगे तो कैसे हमारा राज्य समृद्ध होगा। तो उसने इस पर क्या करने की कोशिश की, लगाम लगाने की कोशिश की। क्या लगाने की कोशिश की, लगाम। उसने किसको वो रखा था अपना सेनापति, जर्मन व्यक्ति को, जिसका क्या नाम था, समरू। क्या नाम था, समरू। बेटा ये सब याद रखना, कुछ चीजें तो इसमें आपको याद रखनी पड़ेंगी, बाकी कहानियों से याद रखना, ठीक है। अप्रसन्न होकर उसने हटाने का प्रयास किया। अप्रसन्न, मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था। किससे परिचित था, अंग्रेजों की नीयत से। अब अंग्रेज, जब कोई राजा अपने आप को सशक्त बनाने की कोशिश करेगा तो अंग्रेज उससे प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों प्रसन्न नहीं होंगे, उन्हें तो पता है भाई अगर ये क्या हो गया, इतना सुदृढ़ हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया, तो हम इसको हरा ही नहीं पाएंगे, हम इसके राज्य को कैसे हत्या पाएंगे। और उनका काम क्या था अंग्रेजों का, राज्य को हथियाने का। तो बस वो यही चाहते थे और यही करने का क्या कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। नियत से क्या था, परिचित था, वह सावधान था। अपने राजधानी, उसने क्या, पहले क्या थी बंगाल की राजधानी, मुर्शिदाबाद। फिर उसने क्या कर दी, मुंगेर। मुंगेर क्या है, आधुनिक बिहार। मुंगेर पहले क्या था, मुंगेर नाम था किसका, जो अब आधुनिक बिहार है। किलेबंदी प्रारंभ की। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाए। मीर कासिम ने पुनः बंगाल के नवाब बनने का निश्चय किया। जब अंग्रेजों को ये पता चल गया कि ये तो भाई हमारे खिलाफ जा रहा है, ये हमारे साथ नहीं है, ना हमारी सुनना है, उल्टा हम पे कोशिश कर रहा है कि हमें कब्जे में कर ले, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हमसे पैसे नहीं दे रहा, हमें जागीरें नहीं दे रहा, तो उन्होंने क्या करा, मीर कासिम को हटा दिया। और मीर कासिम भी स्ट्रांग व्यक्ति थे। उन्होंने क्या कहा कि मैं फिर से बंगाल का राजा बनूंगा, मैं फिर से वापस आऊँगा और मैं क्या करूँगा, अंग्रेज़ों को हराऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया। उसने संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उसने सेना को क्या किया, संगठित किया, क्योंकि उसने अपनी सेना स्ट्रांग बनाई थी, किंतु वह पराजित हो गया। भाई अकेला व्यक्ति, एक अकेला चना कब तक बाहर फोड़ेगा, नहीं फोड़ सकता ना। तो उसको क्या चाहिए था कि सब उसके साथ खड़े। और हमारे भारत का तो हाल कूटनीति प्रयोग कर रहे थे, राज तोड़ो की प्रतिभावना थी। वो चाह रहे थे लोगों को तोड़ो, लोगों के हिस्से कर दो, जिससे वो एक मुट्ठी ना बन पाए और हमारे विरुद्ध खड़े ना हो पाए। ठीक है, वो स्ट्रांग था, पर इतना नहीं कि अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना से लड़ पाए। वह अवध की शरण लेने के लिए विवश हुआ। अवध के राजा सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम अंग्रेजों का विरोध व गठन किया। उसने क्या किया, किसकी शरण में गया, बताएगा कोई, अवध की शरण में गया। वहाँ के कौन थे राजा, कौन थे वहाँ के राजा, सुजाउद्दौला और शाह आलम। बादशाह जो थे, मुगल के बादशाह थे शाह आलम, वो सब खड़े हुए किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने क्या किया, गठबंधन किया। और इन्हीं तीनों का जो गठबंधन था किसका, अवध, जो बंगाल का राजा था मीर कासिम, अवध के जो राजा थे सुजाउद्दौला, और जो मुगल बादशाह थे शाह आलम, इन्होंने क्या किया, गठबंधन किया, अंग्रेजों के क्या हुए, विरुद्ध खड़े हुए, जिससे अंग्रेजों को क्या कर सकें, हरा सकें। और ये युद्ध कहलाया बक्सर का युद्ध। जो ये तीनों खड़े हुए किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, इसी युद्ध को क्या कहेंगे, बक्सर का युद्ध। कौन कौन खड़ा हुआ, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम, किसके खिलाफ हुए, अंग्रेजों के खिलाफ। इसी युद्ध को क्या कहा गया,
बक्सर का युद्ध ये कब हुआ? 1764 में हुआ। कब हुआ? 1764 में हुआ। चलिए पढ़ते हैं। ये तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों की सेना 1764 ईस्वी में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को मिली। ये तीनों लोग भी नहीं कर पाए, ये तीनों लोग भी अंग्रेजों को नहीं करा पाए, हरा नहीं पाए। मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया। मीर कासिम क्या हो गया? भाग गया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। फिर से बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? मीर कासिम को। मीर कासिम की शक्ति क्या हो गई? भिन्न भिन्न हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। वो जैसा करना चाहता था वैसा वो नहीं कर पाया। अंग्रेजों को अवध में सैन्य व राजनीति प्रभुत्ता मिल गई। क्या अवध भी हार गया? और क्या मुगल जो राजा थे वो भी हार गए। क्या मिल गई? अवध में भी सैन्य शक्ति मिल गई, राजनीति प्रभुत्ता मिल गई। वो वहाँ पे भी जाके अपनी मजबूती से खड़े हो गए अंग्रेज। प्लासी के युद्ध से आर्थिक मजबूती व बक्सर की जीत से भारत में अंग्रेजों के पैर मजबूत हो गए। प्लासी के युद्ध से क्या हुआ था? उनको आर्थिक मजबूती मिली थी, क्योंकि उन्होंने प्लासी के युद्ध से क्या लिया था? पैसा लिया था। किस से? मीर जफर से लिया था। जब उनको हराया गया था, किसको? सिराजुद्दौला को हराया था, तो उसने जागीर ली थी, पैसे लिए थे। फिर जब मीर जफर को हटा के मीर कासिम को राजा बनाया, तब उससे भी जागीर ली, उससे भी पैसा लिया, उससे भी संधि करी, फिर इनको भी हरा दिया। फिर अवध में जब हरा दिया, भाई अवध में जब हरा दिया, अवध के राजा को कौन थे? अवध के राजा सुजौदौला जो थे उनको भी हरा दिया। तो उससे क्या किए? इनके पैर हो गए भारत में मजबूत। क्या हो गए? पैर जो हो गए वो भारत में मजबूत हो गए। किसके? अंग्रेजों के। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। बादशाह शाह आलम द्वितीय और इलाहाबाद की 2 संधियां की। क्या की? 2 संधियां की। किसके साथ करी? बताएगा कोई? किसके साथ करी 2 संधियां? शाह आलम के साथ और सुजौदौला के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ। चलिए पहली संधि पढ़ लेते हैं। प्रथम संधि में क्या था? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। ठीक है, 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी व प्रांतों को भू राजस्व वसूली के अधिकार हो गए। अब उन्हें भू राजस्व वसूली कर सकते थे, वो टैक्स ले सकते थे। ठीक है, अब ये है मुगल बादशाह। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के राजा सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। किसके साथ 2 संधियां हुई थी? 2 के साथ। किसने? क्लाइव ने करी थी। किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ और सिराजुद्दौला के साथ, जो कहाँ के? अवध के नवाब थे। तो इलाहाबाद की पहली संधि पढ़ते हैं। कब हुई? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। तो इस संधि में क्या क्या हुआ था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी व प्रांतों की भू राजस्व वसूली के अधिकार हो गए। मतलब उनसे जो बंगाल था, उड़ीसा थी, बिहार था, बिहार तो था बंगाल, ठीक है, बंगाल का हो गया, बिहार का हो गया, उड़ीसा का हो गया, इन सब की क्या बंगाल ने राजधानी बनाई थी ना बिहार को। जो आधुनिक बिहार है, मुंगेर बताया था ना, मुर्शिदाबाद को छोड़कर मुंगेरों को बनाया था मीर कासिम ने। तो वहाँ क्या? भू राजस्व, वहाँ से टैक्स वसूलने का हो गया अधिकार। किसको हो गया? अंग्रेजों को। किसको अधिकार दिया? अंग्रेजों को। मुगल बादशाह के 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। और मुगल बादशाह को क्या देने लगे? राज्य किसका? मुगल बादशाह का। टैक्स कौन ले रहा है? अंग्रेज। और राजा को क्या दे रहे हैं? 26 लाख रुपए प्रति वर्ष। भाई ये तुम्हारा पैसा है, इससे तुम कुछ करो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें बस कुछ पैसे दिए जाएंगे, जैसे कि तुम एक वहां पे कर्मचारी हो और अंग्रेज वहां के राजा। इस तरीके से कर दिया था। ऐसा बहुतों के साथ किया अंग्रेजों ने। आप पढ़ेंगे ना इतिहास के बारे में, आपको पता चलेगा कितने खराब लोग थे या कितने शातिर लोग थे और भारत को कैसे हराया। चलिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई? 16 अगस्त
1765 में। कब हुई? 16 अगस्त 1765 में। कब हुई? इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में। मतलब हम वहाँ के राजा और हमको ही क्या दे रहे हो तुम? हमको ही चंद पैसे दोगे। मतलब हम राजा हैं, हमारे देश से कमा रहे हो, हमारे देश से पैसे ले रहे हो, हमारे राज्य से वसूली करोगे टैक्स की, पर क्या करोगे? हमें चंद रुपए दोगे। और वो राजा ने स्वीकारा, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा ना। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। कंपनी ने कड़ा, जो कड़ा जगह है ये, कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले थे अवध के नवाब से लेकर किसको दे दिए? मुगल बादशाह को दे दिए। मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, एक राजा से लो, एक राजा को दो, एक जिसको मिला है वो खुश हो जाता है, पर वो कुछ समय के लिए ही होता है, क्योंकि फिर उससे ले लिए जाते हैं, फिर वो किसी और को दे दिए जाते हैं, फिर किसी और को नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेज बस चालाकी कर रहे थे। अवध का शेषबाग इलाहाबाद व कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब सुजौदौला के वो वापस दे दिया गया। ठीक है, उनको वापस दे दिया गया, पर चल किसकी रही है? कंपनी की चल रही है, उनकी कुछ नहीं चल रही है। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हजाने के रूप में, मतलब जो नवाबों ने युद्ध किया उनके साथ, जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके हजाना देना पड़ा। भैया हम तुम्हारे साथ गलती से लड़ लिए, हमें माफ़ी दे दो, और हम उसके बदले तुम्हें माफ़ी दे दो और हमें हमारे देश में रहने दो, उसके बदले हम तुम्हें 50 लाख रुपए दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई, और ये कितनी खराब चीज़ें होती हैं, और ये कितनी हुई, पर ये करना पड़ा क्योंकि उस वक्त हमारे देश में एकजुटता नहीं थी। फूट डालो और राज करो, ये नीति अपना रहे थे। कौन अपना रहे थे? अंग्रेज अपना रहे थे। चलिए, यही है थी कहानी, और इसी पर चीज़ें क्या थी? चल रही थी। अब नेक्स्ट करते हैं। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? अंग्रेजी जो आए वो भारत में क्यों आए? उन्होंने भारत को ही क्यों चुना अपने राज्य के रूप में? कि क्या कहते हैं, वो यहाँ पे वो करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, यहाँ से दौलत कमाएंगे, और यहाँ से क्या दौलत कमा के अपने देश ले जाएंगे। उन्होंने भारत को ही क्यों चुना? उसके कुछ कारण थे। चुंगी में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में छूट। यहाँ के राजाओं ने क्या कर दी थी? जो राजा वो जीतते जा रहे थे, षड्यंत्र से जीत रहे हो, चाहे ताकत से जीत रहे हो, चाहे उन राजाओं के साथ मित्रता हो, वो क्या ले लेते थे? चुंगी में छूट ले लेते थे। उन राजाओं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने में क्या? करों में छूट ले लेते थे, जिससे कि वो जो उन्हें ट्रैवल का टैक्स देना होता है वो नहीं देना होता था, और जिससे कि उनका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर किससे आसानी से पहुंच जाता था। और ना उन्हें पैसा देना है उसको पहुंचाने का, रोड टैक्स ही नहीं देना है उन्हें, बस मनमानी कर रहे हैं। व्यापार में मनमानी क्या करते थे? अपनी इच्छा अनुसार कर देते थे, नहीं भी देते थे। कंपनी के जो व्यापारी थे वो अपना माल कह के, कंपनी के नाम पे अपना माल कह के बेच रहे थे, तो व्यापार में तो मनमानी हो रही थी। भारतीय माल सस्ता खरीदना, कंपनी का माल महंगा बेचना। भारतीयों से सस्ता माल खरीदते थे, भारतीय वो अपने एजेंट भेजते थे, भारतीयों के जो कारीगर थे उनके घर पे, उनसे सस्ता माल खरीदते थे। उनको वो अपने हाथ से बना रहे, उनको टाइम भी लग रहा है, फिर भी उनको उसके पैसे नहीं मिल रहे। और कंपनी किससे? मशीनों से काम कर रही है, एक दिन में 100 चीज़ें बना रही है, फिर भी अपना सामान कैसे बेचते थे? महंगा। प्रतिद्वंदी व्यापारियों को व्यापार रखने व कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीति से स्वतंत्र था। जो प्रतिद्वंदी राजा आते थे, व्यापारी थे, उनसे उनको कर देना पड़ रहा है। भाई उनका माल मान लो 1 रुपये का है, उस पर उन्हें 50 पैसे जो देने पड़ रहे हैं कर के रूप में देने पड़ रहे हैं, तो भाई उनको उसका नुकसान हो रहा है। पर जो कंपनी थी, 1 रुपये का माल है, इस पर कोई भी 50 पैसे कोई भी कर नहीं देना पड़ा। 1 रुपये का पूरा 1 रुपया खुद की पॉकेट में जा रहा है, खुद की जेब में जा रहा है, खुद के राजकोष में जा रहा है, तो बस खुद पैसे कमाए जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं आप आगे। बंदरगाहों में किलेबंदी, पट्टे पर प्राप्त स्थान। पट्टे पर कहते हैं ना, आपने ये भी सुना होगा, पट्टे पर खेत ले लेते हैं, मतलब खेत किसी और के हैं पर हम उसे कुछ पैसा दे के, या जो पैसे के साथ जो हो रहा है सामान उसमें, मतलब जो खेतों में सामान हो रहा है उसको भी देते थे और पैसे भी दे रहे हैं, तो पट्टे पर ये ले लेते थे स्थान। उसको प्रशासन चलाते थे। अपने साथ लाए सोना चांदी के भारतीय सिक्के ढलाने, मतलब अपने साथ जो सोना चांदी लाए उससे भारतीय सिक्के ढला रहे थे, तो अपनी मर्जी के पैसे बना रहे थे, जिसके बदले में क्षेत्रीय राजाओं को बंदरगाहों से प्राप्त चुंगी में आधा हिस्सा देते थे। राजा किस में आए? बस लालच में, कि चुंगी में जो आधा हिस्सा आ रहा है बंदरगाहों से उसको आधा हिस्सा दे रहे थे, तो अपने सोने के सिक्के बना रहे थे, पट्टे पर जमीन ले रहे थे, जबकि
आपके देश में कोई और आके व्यापार कर रहा है, कोई और आगे आपकी ज़मीन पर खेती कर रहा है और हम करने दे रहे हैं। किसके लालच में? बस थोड़े से पैसों के लालच में। हम भविष्य की नहीं सोच रहे थे, हमने बस किसकी सोची? आज की, कि आज हमारे पास क्या है, कल क्या होगा, कल ये क्या करेंगे अंग्रेज, इसके बारे में ना सोचा ना समझा, बस करने दिया। क्या करने दी? इनको अपनी मनमानी करने दी। ब्रिटिश कंपनी ने इसी प्रकार सत्ता स्थापित करी। हथकंडों का इस्तेमाल, राज्य विस्तार, भारतीय राजाओं व नवाबों को हटाकर शासन, शर्त, नियम व कानून तोड़ना आदि। जो अंग्रेज थे वो हर प्रकार की कोशिश कर रहे थे कि वो भारतीयों से क्या करें, अपने जो लड़ाइयाँ हैं, राजाओं को जो उनके विरुद्ध जा रहे हैं उनको हटा दें, जो उनके साथ खड़े होंगे उनको लेने दें और उनको वो बना दें, राजा बना दें, नवाब तो बना दें। नियम तोड़ रहे थे जो अंग्रेज थे, कानून तोड़ रहे थे, कर नहीं दे रहे थे और भारतीय राजाओं को आपस में लड़ा रहे थे और उनको निर्लज्जता पूर्वक प्रयोग करते थे कि मतलब फूट डालते थे, आपस में लड़ा रहे हैं भारतीय राजाओं को और खुद कमा रहे हैं पैसे, खुद कमा रहे हैं राज। कुछ मतलब उनके जो राजा कमजोर लगता था उसकी तरफ होते थे, मतलब कमजोर इन द सेंस कि जो उनके बहकावे में आ जाए, जो अंग्रेजों के बहकावे में आ जाए उस राजा के साथ खड़े हो जाते थे। और जो राजा उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता था, जैसे झांसी की रानी ने जाने की कोशिश की, उनके खिलाफ खड़े हो गए। बहुत सारी वीरांगनाएं खड़ी हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, बहुत सारे राजा खड़े हुए थे, पर क्या वो अकेले पड़ रहे थे? एक जुटता नहीं आई भारत में, जिस कारण से अंग्रेजों ने भारत को अपना क्या बनाया? गढ़ बनाया, हम पर राज्य किया, इतने सालों हमारे खिलाफ खड़े रहे। इस स्थिति का कोई राजा विरोध नहीं करता था, उसने अंग्रेजों के विरुद्ध में शक्ति नहीं थी और ना आपस में एकता थी। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक करके समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर और हमारे जो राजा थे उनको कठपुतली की तरह नचाने लगे, अपने अधीन लाने लगे। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल, दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमा लिया। किस पर? अवध, बंगाल और दिल्ली के राजाओं पर अपना शासन जमा लिया। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। और बच्चा अब बस हमारे इसके क्या रह गए हैं? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर होने के बाद ये सेकंड चैप्टर क्या हो जाएगा? सेकंड चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर पर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। और पढ़ना है बच्चा, अगर जीवन में कुछ करना है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई अच्छी लगती है पढ़ाई कीजिए, आपको किसी खेल में रुचि है वो भी करिए, पर पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए आपके पास समाज में, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल।